नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है सीडीपी 5 का पंच में। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मीरा अंबिका द स्कूल बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ फ्री प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। मीरा अंबिका निशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। तो जब हम मीरा अंबिका की बात करते हैं तो मीरा अंबिका ये जो स्कूल है ये है औरबिंदो आश्रम दिल्ली में। तो ये औरबिंदो का स्कूल है और इसे हम देखते हैं कि ये 1981 में 1981 में इसका स्थापना की गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। यहीं पे हमारे पास हम देखें तो हमें विवेकानंद जी दे रखे हैं जिन्होंने किसी भी स्कूल की स्थापना नहीं करी है। लेकिन अगर हम गीजूभाई बधेका की बात करें तो गीजूभाई बधेका ने भी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एजुकेशन सिस्टम्स या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। जब हम गीजूभाई बधेका की बात करते हैं तो ये बाल मंदिर 1920 में हमें देखने को मिलता है। 1920 में ये बाल मंदिर की स्थापना करते हैं। बाल मंदिर की हमें गुजरात में स्थापना देखने को मिलती है, वलसाड़ में। तो वलसाड़ में ये बाल मंदिर की स्थापना करते हैं जो कि हमें किनका है, गीजूभाई बधेका का स्कूल है। और वहीं पर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये शांति निकेतन जो हम कहते हैं, तो शांति निकेतन जगह है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास शांति निकेतन है जहां पर ये शुरुआत करते हैं। और हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर विद्यालय है ये 1901 में स्थापना करते हैं शांति निकेतन की। और इसमें जो हमारा विद्यालय है, स्कूल है, इसको नाम देते हैं वो मंदिर का। ये एक ओपन स्कूल है, मंदिर का एक नाम देते हैं जो कि ओपन स्कूल होता है, यानी खुला विद्यालय है। और नेचुरलिज्म प्रकृतिवादी हमें देखने को मिलता है। और यहां पर ये यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं जो कि यूनिवर्सिटी नाम जानी जाती है विश्व भारती के नाम से। यूनिवर्सिटी विश्व भारती के नाम से जानी जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है जो हमारा यहाँ पे अवधारणा है गीजूभाई बधेका, और दूसरा हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर और औरबिंदो, ये तीनों ने हमारे पास विद्यालय स्थापित किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड फील। यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को निम्न महसूस करना चाहिए। एंग्री, क्रोध महसूस करना चाहिए, समय बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टिंग टाइम, पिटी फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए दया, या एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे, से अलग तरीके से समझाएं। तो यहां पर हमें डिफरेंट वे को करना पड़ेगा, हमें अलग तरीके को प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर हम डिफरेंट वे को देखेंगे, यहां पर हम अलग तरीके को देखेंगे जिसे हमें प्रयोग करना होगा। ना तो हमें क्रोध करना है, ना ही हमें ये मानना है कि समय बर्बाद हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं मानना है, और दया जैसी चीज नहीं दिखानी है। हमें पिटी नहीं फील करना, हमें बच्चे को तरीका बदलना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे की शैली अलग हो, लर्निंग स्टाइल अलग हो, बच्चे का अलग अलग लर्निंग स्टाइल के लिए हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा जिसके हिसाब से बच्चे के लिए हम अधिगम के क्रियान्वयन को कर रहे हैं। तो उत्तर यहां चौथा देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिकल थ्योरी डेविएंट बिहेवियर कॉज ड्यू टू। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है। तो जब हम विचलित व्यवहार की बात करें तो हमें किस स्वरूप में देखने को मिलता है, तो यहां पर जब हम विचलित व्यवहार की बात करते हैं तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी यानी फ्रायड की थ्योरी है ये हमें फ्रायड का सिद्धांत देखने को मिलता है। और ये बात करते हैं सबकॉन्शियस, हमारे पास जो हमारा सबकॉन्शियस है ये उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा जो हमें देखने को मिलेगा अवचेतना है, ये अवचेतना की अवधारणा के ऊपर बात करते हैं। तो अवचेतना हमें किस स्वरूप में देखते हैं, तो यहां पर व्यक्ति की जो हमारी हम कहेंगे कि कहते हैं इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो जब दमन हो रखी होती हैं, जब वो दबन हो रखी होती हैं तब हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलेगा।
दूसरा यहां पर वो क्या बात करते हैं, क्योंकि यहां विचलित व्यवहार की बात की गई है, यहां पे किस चीज को लिया गया है, विचलित व्यवहार को लिया गया है, और विचलित व्यवहार में हमें चीज बात की जा रही है। तो यहां हमें जब हम रिप्रेस करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि बच्चा जो है वो विचलित व्यवहार कर सकता है, डेविएंट बिहेवियर दे सकता है। अब ये जो विचलित व्यवहार है ये किसके कारण होता है, ये हमारे ईड के कारण होता है, ये हमारे पास ईड के कारण होता है। तो ईड यानी दंभ को यहां लिया गया, हिंदी में इसको दंभ कहा गया, ये दंभ के कारण हो रहा है। लेकिन ईगो और सुपर ईगो इसके लिए नहीं करते, इसलिए ये हमारे पास तीसरा आंसर नहीं होगा। सुपर ईगो और ईगो हमारे पास काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, ईड के लिए इन्होंने पहचान ले रखा है, दंभ ईगो है, ये ईगो के लिए ले रखा है, ये ईड के लिए। तो ईगो और सुपर ईगो इसके लिए काम नहीं करते। तो यहां पर और साथ में हम देखेंगे एक्टिव अनकॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती हमारे पास। अनकॉन्शियसनेस जो होती है, अचेतन जो होती है, वो सक्रिय नहीं होती, ध्यान रखिएगा, सक्रिय सक्रिय चेतना होती है हमेशा। तो ये भी हमारे पास गलत है। और हमारे पास इच्छाएं अधिक होने से कोई भी हमारे पास विचलन देखने को नहीं मिलता, डेविएंस देखने को नहीं मिलता। इसीलिए यहां पर सिर्फ एक ही हमें सही कथन देखने को मिल रहा है, दमन जो है उसके कारण हमारे पास व्यक्ति का जो व्यवहार है वो विचलित हो सकता है, डेविएंट हो सकता है। तो उत्तर यहां पहला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, संयोजन सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब अगर हम कनेक्शनिज्म देखें, या कनेक्शनिज्म को हम एक और नाम से देते हैं, संयोजनवाद को एसोसिएशनिज्म भी कहा जाता है, इसको साहचर्यवाद भी कहा जाता है। और साहचर्यवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो साहचर्यवाद हमें किस स्वरूप में देखने को मिलता है, तो साहचर्यवाद हमें इस स्वरूप में देखने को मिलता है कि स्किनर, टॉलमैन, पेवलॉव और थॉर्नडाइक, तो ये हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और इसे हम कहते हैं एसआर थ्योरी। एसआर सिद्धांत कहा जाता है इसको, जिसमें एस हुआ हमारा स्टिमुलस, उद्दीपक, और आर हुआ हमारा रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो यहां हमें यह देखने को मिलता है कि उद्दीपक अनुक्रिया का जो हमारा सह संबंधन है उसको हम यहां लेके चल रहे होते हैं और इसके अनुसार हम यहां बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आईईपी इज द मेजर फॉर्म ऑफ डैश इंस्ट्रक्शन। हमारा आईईपी की जो बात की जाती है तो आईईपी का फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है ये हमारा आइडिया एक्ट यूएस के हिसाब से है। आइडिया एक्ट यूएस के हिसाब से स्पेशल एजुकेशन के लिए ये प्रोग्राम है जिसे हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। वहीं पे आईईपी के फुल फॉर्म हम देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, किसके हिसाब से, एनसीएफ 2022 के हिसाब से। एनसीएफ 2022 के हिसाब से ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होगा। लेकिन दोनों में ही हम क्या देखें तो दोनों में ही हमें अवधारणा देखने को मिलती है इंडिविजुअलाइज्ड के लिए, तो ये व्यक्तिकृत के लिए हो जाता है, ये व्यक्तिकृत के लिए हो जाता है। आईईपी का दोनों जगह हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअलाइज्ड ही इसका फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो साथियों ये थे आज के 5 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अलग अलग तरीके से इन प्रश्नों को आपने अवधारणाओं को समझा होगा और इन अवधारणाओं को आपको बाकी प्रश्नों में कंसेप्ट बनाने में मदद मिलेगी। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।